नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन है जो 12th क्लास की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसके बारे में बात कर रहे थे और उसका है जो अपन फर्स्ट चैप्टर है जो पढ़ रहे थे पिछले कई दिनों से। तो अपन है जो कल की क्लास में है चट्टानों का रासायनिक अपक्षय है वो पढ़ लिया है, और उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि चट्टानों के जो अपक्षय है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है उनके बारे में भी अपन पढ़ा। तो अपन ने जो चट्टानों का अपक्षय को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में पढ़ा था, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे मृदा निर्माण की क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसिंग है ऑफ सॉइल फॉर्मेंटेशन की, उसके बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें मृदा निर्माण की प्रक्रिया की, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मृदा निर्माण की प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मृदा निर्माण की प्रक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली प्रक्रिया आती है प्राथमिक और दूसरी आती है विशिष्ट प्रक्रियाएं। पहले तो आएगी प्राथमिक प्रक्रियाएं और दूसरी आती है विशिष्ट प्रक्रियाएं। इनको है जो संयुक्त रूप से पेडोजेनिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक प्रक्रिया और विशिष्ट प्रक्रिया है, इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन है जो पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोजेनिक। नाम ध्यान रखना दोस्तों, पेडोजेनिक प्रक्रिया है। मृदा निर्माण की जो प्राथमिक प्रक्रियाओं से है जो मृदा के विशेष प्रकार के है जिसमें सहस्त्रों का है जो निर्माण होता है। जो ये प्राथमिक प्रक्रिया है, इन प्राथमिक प्रक्रियाओं से जो प्राइमरी प्रोसेस है इनसे है जो मृदा की सहस्त्रों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? मृदा के है जो सहस्त्रों का है जो निर्माण होता है। जबकि जो गौण प्रक्रिया है यानी कि जो विशिष्ट प्रक्रिया है, इससे है जो मृदा प्रोफाइल का विकास होता है, मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। और अपन ने कल पढ़ा था कि मृदा प्रोफाइल का विकास ही क्या होता है? मृदा निर्माण होता है। उसके बाद में है जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है? जो मृदा निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया है, जैसे ह्यूमिफिकेशन है, कैल्सीकरण है, डीकैल्सीकरण है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पहली प्रक्रिया पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ह्यूमिफिकेशन के बारे में कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। अपन अगर दोस्तों ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जीव तथा सूक्ष्म जीव है उनका जो अपघटन होता है, उनके अपघटन से जो अपन को पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको है जो अपन ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत जिसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां, पौधों के अन्य भाग तथा मृतक जंतु। क्या होता है दोस्तों? जो मृदा की ऊपरी परत होती है इसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार की पौधों की पत्तियां, पत्तियों के अलावा पौधों के अन्य भाग है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, वो जड़ है, तना है वो, तथा अन्य जो जीव जंतु है इनका जो मृत भाग है, जो इन कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? विच्छेदन होता है। और विच्छेदन से क्या बनता है? नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। यानी क्या होता है दोस्तों? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मृत सड़े गले अवशेष होते हैं, इनका विच्छेदन तथा इनके विच्छेदन से है जो नया कार्बनिक पदार्थ बनता है, नवीन पदार्थ बनता है, उनको है जो अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? जो इसकी बनने की प्रक्रिया है वो ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। यानी ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया अपन आगे पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस के बनने की जो प्रक्रिया है वो है ह्यूमिफिकेशन। और अगर अपन शॉर्ट में ह्यूमस देखें तो क्या होता है दोस्तों? सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जीव जंतु है, इनका है जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है, जो अपघटन होने से जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। और जो अपघटन होने की प्रक्रिया है, ह्यूमस बनने की जो प्रोसेस है, इसको है जो अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। उसके अलावा अपन बात करें दोस्तों आगे, तो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो अपन ने जो सहस्त्र पढ़े थे, तो पहला सहस्त्र ओ सहस्त्र पढ़ा था, उसके बाद में अपन ए सहस्त्र पढ़ा, उसके बाद में सी बी सहस्त्र पढ़ा, उसके बाद में सी और आर पढ़ा। जब अपन ने ओ सहस्त्र पढ़ा था तो अपन ने इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें है जो ह्यूमस होता है यानी कि कार्बनिक पदार्थ होता है, इसको है जो 2 भागों में बांटा गया, O1 और O2। O1 में होते हैं जो अवांछित होते हैं यानी कि उनका है जो पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता है, और O2 में जो पाए जाते हैं उनका है जो पूर्ण अपघटन होता है। तो ह्यूमिफिकेशन से है जो कौन सी परत का निर्माण होगा? तो ओ संस्तर का निर्माण होगा।
ह्यूमस परत होता है जिसे ओ सहस्तर बनते हैं और बनने में सहायक होती है। ओ सहस्तर की बात करें तो नम या उष्ण प्रदेश होते हैं, वहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं दोस्तों, अधिक क्रियाशील होते हैं। जहाँ पर आर्द्रता अधिक हो गई तो अधिक आर्द्रता के कारण है वहाँ के सूक्ष्म जीव है जो अधिक सक्रिय होंगे। अधिक सक्रिय होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन अधिक होगा और कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन अधिक होगा तो ह्यूमस अधिक बनेगा और जो ह्यूमस बनेगा अधिक तो जो इस प्रक्रिया होगी ह्यूमिफिकेशन की वो भी क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। उसके आगे बात करें अपन, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन शीघ्र होता है, ह्यूमस एकत्रित नहीं होता है। जब पानी इस स्तर से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित कुछ कार्बनिक अम्लों को विलय कर नीचे की सतहों में ले जाता है। जब वर्षा जल होता है, वर्षा होती है तो वर्षा जल होता है जो ओ स्तर से गुजरता है, तो ओ स्तर से जब इस ओ स्तर से वर्षा जल है जो गुजरेगा तो क्या होगा, अपने साथ में जो यहाँ कार्बनिक पदार्थ है, जंतुओं का विच्छेदन से जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं इनको है जो नीचे के इस स्तर में लेकर चला जाएगा और ए तथा बी स्तर को क्या करता है दोस्तों, विकास के जो को प्रभावित करता है। उसके बाद में अपन अगली प्रोसेस देखें तो अगली प्रोसेस आती है निक्षालन। क्या आती है दोस्तों, निक्षालन। निक्षालन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको है जो पिछली क्लासों में भी बताया है। निक्षालन क्या होता है कि वर्षा जल के साथ में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण है, उनका है जो ऊपर की स्तर से नीचे की स्तर में जाना क्या कहलाता है दोस्तों, निक्षालन कहलाता है। ऊपरी सतहों के अवयव या खनिज पदार्थों का अंत स्त्राव द्वारा परकोलेशन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा है जो निचली सतहों में जाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, निक्षालन कहलाती है। वर्षा जल का साथ में जो ऊपरी स्तर के अवयव है, कार्बनिक पदार्थ या खनिज पदार्थ है या कार्बनिक अम्ल है, उनका है जो नीचे के स्तरों में अंत स्त्रवण प्रक्रिया द्वारा या परकोलेशन प्रोसेस है जो नीचे के स्तरों में जाना क्या कहलाता है दोस्तों, निक्षालन कहलाता है। निक्षालन का अर्थ बोले अपन अर्थ बात करें तो इसका होता है धुलाई होने से। जब वह ऊपरी स्तर है जैसे ओ स्तर है, इसमें जब निक्षालन होगा तो यहाँ के कार्बनिक पदार्थ हैं जो यहाँ के अवयव है वो नीचे की परतों में चले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। तो निक्षालन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धुलाई करना है। क्या होता है दोस्तों, धुलाई होने से। अगर अपन निक्षालन के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है धुलाई होना। धुलाई होना यानी कि वहाँ से है जो पदार्थों का ऊपर के स्तरों में नीचे के स्तरों में आना। ऊपरी सतहों को क्या बोलते हैं, निक्षालित स्तर बोलते हैं। वे स्तर जिनसे है जो अवयव नीचे के स्तरों में आते हैं तो उन ऊपर वाले स्तरों को तो बोलते हैं निक्षालित स्तर, तथा जो नीचे के स्तर जहाँ पर इनका संचयन होता है उसको बोलते हैं संचित स्तर। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में है जो सिलिका SiO2 निक्षालित होकर निम्न स्तरों में है जो निक्षालित हो जाती है। आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, सिलिका है जो SiO2 होता है। क्या होता है दोस्तों, सिलिका होता है SiO2। SiO2 है जो ऊपर के स्तरों से निक्षालित होकर कहाँ चला जाता है, नीचे के स्तरों में जो दोस्तों चला जाता है। और ए स्तर से कौन से स्तर में एकत्रित हो जाता है, ए स्तर से बी स्तर में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद में आता है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है दोस्तों, निक्षेपण की बात करें अपन दोस्तों तो क्या होता है, जब ऊपरी स्तर होता है जो उससे है जो नीचे का निक्षालन द्वारा जो नीचे आखिर अवयव जमा होते हैं, उन जमा होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, निक्षेपण बोलते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवयवों का निचले के स्तरों में पहुंचकर जमा होने को निक्षेपण बोलते हैं। जब किसी कार्बनिक पदार्थ है, मान लो ये ओ स्तर है, इस ओ स्तर से कार्बनिक पदार्थ यहाँ इनके अवयवों का या ए स्तर में आकर जमना, इस जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस जमने की प्रक्रिया को है जो निक्षेपण कहते हैं। इस निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ। जो यहाँ से पदार्थ धुलेगा वो धुला हुआ पदार्थ है जो यहाँ आके जमेगा, तो इस निक्षेपण का अर्थ हो गया धुला हुआ। इस स्तर को निक्षेपण स्तर भी कहते हैं और इस प्रक्रिया में है जो कले, एल्यूमिनियम तथा फेरस इत्यादि है बी स्तर में एकत्रित होते हैं। निक्षेपण में क्या होता है दोस्तों, निक्षेपण में कले, इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा आयरन है जो आके है जो बी स्तर में जमा हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निक्षेपण है जो बोलते हैं। निक्षेपण के बाद में आता है पोर्टजोलीकरण। क्या आता है दोस्तों, पोर्टजोलीकरण। पोर्टजोलीकरण की बात करें दोस्तों तो इस प्रक्रिया में ह्यूमस तथा जो सेक्सवी ऑक्साइड होते हैं ऊपरी स्तरों से बहकर नीचे के स्तरों में आकर जमा हो जाते हैं।
पोर्टजोलीकरण में क्या होता है, ह्यूमस खुद, जो ह्यूमस होता है जिस कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बना है वह, तथा जो विभिन्न प्रकार के जो सेसक ऑक्साइड है, विभिन्न पर घटक ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड है वो है जो ऊपरी स्तरों से बहकर नीचे के स्तरों में आकर जमा हो जाती है। ये ठंडे तथा नम प्रदेशों में अधिक होता है। पोर्टजोलीकरण की बात करें अपन तो कौन से प्रदेशों में अधिक होगा, ये है जो नम प्रदेशों में अधिक होगा, जहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी वहाँ पर है जो पोर्टजोलीकरण की प्रक्रिया है ये भी अधिक होगी। पोर्टजोल शब्द रूसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। अगर अपन बात करें पोर्टजोल शब्द की, कौन से शब्द की बात करें, पोर्टजोल शब्द की बात करें तो ये है रूसी भाषा का शब्द, रूसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है राख जैसा, राख जैसा। जो अपने राख होती है कार्बनिक पदार्थों के जलने से जो राख बनती है, उस राख जैसे पदार्थ का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, जिसको है जो पोर्टजोलीकरण कहते हैं। इसमें है जो संपूर्ण सोलम का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों, संपूर्ण सोलम का। सोलम की बात करें कि सोलम क्या होता है दोस्तों, अगर अपन सोलम की बात करें तो सोलम क्या होता है दोस्तों, सोलम होता है ए व बी सहस्त्र को संयुक्त रूप से है जो सोलम कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी सहस्त्र, जो ए सहस्त्र व बी सहस्त्र होता है इनको है जो संयुक्त रूप से ए व बी सहस्त्र को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलम बोलते हैं। संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलम है जो बोलते हैं। ध्यान रखना, सोलम का पूछे तो सोलम क्या होता है दोस्तों, सोलम होता है वो ए प्लस बी को संयुक्त रूप से है जो सोलम बोलते हैं। ए व बी सहस्त्र होता है, इसको संयुक्त रूप से है जो सोलम बोलते हैं। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो आगे आता है कि मृदा अम्लीय बन जाती है। जहाँ पर पोर्टजोलीकरण की प्रक्रिया होगी वहाँ की मृदा कैसे बन जाएगी दोस्तों, वहाँ की मृदा है जो अम्लीय बन जाएगी, यानी कि इसमें है जो अम्लीय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाएगी और ये प्रक्रम में ठंडे तथा नम प्रदेशों में होता है जो अधिक होता है। उसके बाद में आता है लेटेराइजेशन। क्या आता है दोस्तों, लेटेराइजेशन। अगर अपन लेटेराइजेशन की बात करें तो लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है ईंट जैसा लाल। लेटेराइट शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, लेटेराइट है जो इस शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ होता है, अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल। जिस प्रकार ईंट होती है तो ईंट में क्या होता है, जिस प्रकार ईंट रेड कलर की होती है, लाल रंग की होती है, उसी प्रकार के है जो मृदा का ऊपरी स्तर का निर्माण होता है ईंट जैसी कैसे होती है दोस्तों, लाल होती है। इस प्रक्रम में आयरन तथा एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तरों में रहते हैं। आयरन क्या होता है दोस्तों, ऊपरी संस्तरों में रहता है। जो हेमेटाइट होता है वो कैसा होता है, हेमेटाइट के कारण है जो ऊपरी परत होती है वो होती है ईंट जैसी लाल होती है, हेमेटाइट के कारण होती है दोस्तों। आयरन व एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तरों में रहते हैं तथा सिलिका है जो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। लेटेराइजेशन में क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम ऊपरी परत में रहेंगे और जो सिलिका है वो बहकर निक्षालन द्वारा है जो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं और इससे बनने वाली मृदा भी अम्लीय होती है। पोर्टजोलीकरण और लेटेराइजेशन की प्रोसेस से जो मृदा बनती है वो हमेशा अम्लीय मृदा बनती है। लेटेराइट शब्द का लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल एवं कठोर होना। ये लाल है जो असहस्तर में होता है। जो ए सहस्तर होता है, ए सहस्तर में है जो लाल रंग का निर्माण होता है और इसमें पाए जाने वाला फेरिक ऑक्साइड या हेमेटाइट की अधिकता से है जो लाल रंग दिखाई देता है। ये मृदा उष्ण तथा अर्ध उष्ण प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। वहाँ पर यह मृदा उष्ण स्थानों पर होगी जहाँ की मृदा उच्च उष्ण है या अर्ध उष्ण है। वर्षा है जो वर्षा और तापमान क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, भारी वर्षा होती रहती है निरंतर और तापमान उच्च होता है। वहाँ पर है जो लेटेराइजेशन की प्रक्रिया होती है। वहाँ की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ एवं मौलिक चट्टानों का अपक्षय निक्षलन अत्यधिक होता है। वहाँ की मृदा में होता है कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिक होता है, यानी ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस है जो अधिक होती है। उसके अलावा जो मौलिक चट्टान है तो चट्टानों का अपक्षय भी है जो अधिक होता है और निक्षालन है वो भी क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। सिलिका एवं क्षारीय पदार्थ निक्षालित होकर निम्न स्तरों में चले जाते हैं, यानी कि अगर निक्षालन अधिक होता है तो वहाँ पर उपस्थित सिलिका और जो क्षारीय पदार्थ है वो नीचे के स्तरों में चले जाते हैं। तो ऊपर के स्तरों में जो आयरन का जो ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड जिसे अपन हेमेटाइट कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हेमेटाइट की मात्रा बढ़ने के कारण है उसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है।
ए स्तर में सेक्सवी ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिससे इन मृदाओं का रंग है वो लाल बादामी हो जाता है। उसके बाद में अपन अगली प्रोसेस की बात करें तो अगली क्रिया आती है कैल्सीकरण। क्या आती है दोस्तों? कैल्सीकरण। कैल्सीकरण की बात करें तो कैल्सीकरण क्या होता है कि मृदा के ऊपरी स्तरों में जो कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन अथवा अवक्षेपण, मृदा के जो ऊपरी स्तर होता है, मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है, इसमें क्या होना जो तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट आकर जम जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मृदा के ऊपरी स्तर में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है जो आकर जम जाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है या जो जमते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्सीकरण बोलते हैं। इसमें है जो कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन से है जो कैल्शियम संस्तर का निर्माण होता है। जहाँ पर यह कैल्शियम कार्बोनेट का संचय होगा तो उस संस्तर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम संस्तर बोलते हैं। उसको है जो अपन कैल्शियम संस्तर कहते हैं। और जब जड़ों के पास है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा होती है तो पानी के साथ कैल्शियम से क्रिया करके CaCO3 बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। जब जड़ों के पास में जो CO2 की मात्रा अधिक होती है तो CO2 है जो H2O से क्रिया करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, CaCO3 बनाती है। और इन मृदाओं का निर्माण अधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। कैल्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? कैल्सीकरण की प्रक्रिया है जो शुष्क प्रदेशों में जो अधिक होती है। कहाँ होती है दोस्तों? शुष्क प्रदेशों में जो कैल्सीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है। अपन है जो पीछे लेटराइजेशन और पेट्रोलीकरण पढ़ा था, वो है जो नम प्रदेशों में अधिक होती है, जहाँ घुलनशील भस्म निक्षालित होकर नीचे के स्तरों में चला जाते हैं। जो घुलनशील भस्म होते हैं यानी कि सार होते हैं, भस्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? सारीय पदार्थ। जो घुलनशील सार होते हैं वो निक्षालित हो जाते हैं और ऊपर से है जो निचले के स्तरों में चले जाते हैं। अब अगली प्रक्रिया आती है डीकैल्सीकरण। क्या आती है दोस्तों? डीकैल्सीकरण। अगर अपन डीकैल्सीकरण की बात करें कि डीकैल्सीकरण क्या होता है, तो डीकैल्सीकरण होता है मृदा के स्तरों से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निक्षालन हो जाना या निष्कासन हो जाना। जो मृदा के स्तर थे यहाँ पर है जो कैल्शियम कार्बोनेट आकर जमा हुआ था, और यहाँ से है जो मृदा के स्तर से है जो कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन होना, यहाँ से हटना, ये क्या कहलाता है? डीकैल्सीकरण कहलाता है। और मृदा स्तर में कैल्शियम कार्बोनेट का जमना है वो कैल्सीकरण कहलाता है। तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया की है जो अपोजिट होती है वो कौन सी होती है? डीकैल्सीकरण प्रक्रिया होती है। और डीकैल्सीकरण प्रक्रिया है जो आर्द्र क्षेत्रों में अधिक मिलती है, और जो कैल्सीकरण की प्रक्रिया है वो शुष्क क्षेत्रों में अधिक मिलती है। उसके बाद में आता है अगली प्रक्रिया, वो आती है लवणीकरण। क्या आती है दोस्तों? सैलिनाइजेशन या लवणीकरण। लवणीकरण में क्या होता है? इस प्रकार में है जो मृदा के ऊपरी स्तर में घुलनशील लवणों के विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट है जो एकत्रित हो जाते हैं। लवणीकरण प्रक्रिया क्या होती है? मृदा के ऊपरी स्तर में घुलनशील लवणों का है जो जमा होना। मुख्य रूप से कौन से घुलनशील लवण जमा होते हैं? सोडियम के क्लोराइड जैसे NaCl है, और है जो सल्फेट है जो एकत्रित हो जाते हैं। ये लवण है जो सफ़ेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। जब अपन अधिक सिंचाई करते हैं तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा के ऊपर है जो एक सफ़ेद परत जमा हो जाती है, वही है जो लवणीकरण की प्रक्रिया होती है, सैलिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मृदा में जल स्तर का ऊंचा होना, जल निकास का उपयुक्त न होना तथा सिंचाई जल में है जो घुलनशील लवणों की अधिकता के कारण है जो ये प्रक्रिया होती है। तो लवणीकरण की प्रक्रिया किन के कारण होती है? एक तो उच्च भूजल स्तर। क्या दोस्तों? उच्च भूजल स्तर। मृदा में है जो अधिक ऊंचाई पर है अपन को है जो पानी मिल जाता है, वो भूजल है जो उच्च होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? निक्षालन नहीं हो पाता है। और निक्षालन नहीं होने के कारण है जो सारी पदार्थ है जो लवणीय पदार्थ तथा सारी पदार्थ है वो नीचे के स्तरों में नहीं जा पाते, तो ऊपर के स्तरों में जमा हो जाती है। तो एक प्रक्रिया लवणीकरण के उच्च भूजल स्तर के कारण हो गई। दूसरा है उचित जल निकास का न होना। क्या दोस्तों? उचित जल निकास का न होना। अगर उचित जल निकास भी नहीं होता है तो उचित जल निकास नहीं होने के कारण भी वहाँ पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। और तीसरा है जो कारण है वो लवणीय जल से सिंचाई करना। क्या करना दोस्तों? लवणीय जल से सिंचाई। अपन है जो लवणीय जल से सिंचाई करेंगे अगर, तो अपन जो मृदा के ऊपरी स्तर है वहाँ पर है जो लवण अधिक जमा हो जाते, और लवण अधिक जमा होने के कारण जो परत है वो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। उसके बाद में आता है पेडोटर्बेशन। क्या आता है दोस्तों? पेडोटर्बेशन।
पेडोटर्बेशन क्या होता है दोस्तों? पेडोटर्बेशन की अपन बात करें तो मर्दा के है जो सहस्त्र होते हैं ओ ए बी सी, इन सहस्त्रों का है आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? पेडोटर्बेशन। और ये सहस्त्र है जो केंचुए, चींटी आदि के द्वारा है जो मिलती है। मर्दा के विभिन्न विकसित सहस्त्रों का आपस में मिश्रण और मर्दा का निर्माण होता है, तो ये क्रिया पेडोटर्बेशन कहलाती है। मर्दा के जो विभिन्न प्रकार के विकसित सहस्त्र होते हैं, ओ सहस्त्र, ए सहस्त्र, बी सहस्त्र और सी सहस्त्र, इन सहस्त्र है जो आपस में मिलती है और इन आपस में मिलने से जो मर्दा का निर्माण होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो पेडोटर्बेशन कहलाती है। और ये मर्दाओं में जो विभिन्न सहस्त्रों का सम्मिश्रण होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों? मर्दा में विभिन्न प्रकार के जो मिश्रण है, जैसे ओ सहस्त्र है, इनका है जो आपस में मिश्रण हो जाता है, जिससे क्या होता है? मर्दा का निर्माण होता है। यह पेडोटर्बेशन प्रक्रिया कहलाती है। इस क्रिया के द्वारा जंतुओं जैसे दीमक, केंचुआ, चींटी, गाद बनाने वाले जंतु, वनस्पति हैं जो इनमें संकुचन होता है और इनके संकुचन से है जो पेडोटर्बेशन की क्रिया होती है। उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो अगला आता है मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आता है दोस्तों? मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अपन बात करें मर्दा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारकों की, तो मर्दा निर्माण संश्लेषण एक विघटन प्रक्रिया में। मर्दा निर्माण का प्रक्रम कैसा है? एक तो संश्लेषणात्मक है और दूसरा विघटन है। संश्लेषणात्मक कैसे दोस्तों? जैसे एक चट्टान है, तो चट्टान का क्या होगा दोस्तों? विघटन होगा। क्या होगा दोस्तों? विघटन। तो चट्टानों का विघटन होता है, अपघटन होता है, तो ये प्रक्रिया कैसी हो गई? विघटन प्रक्रम हो गया। और जो चट्टानों का विघटन होने से जो पैतृक पदार्थ बनते हैं, यहाँ जिसे अपन मूल पदार्थ कहते हैं, और पैतृक पदार्थों में क्या होता है? संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे है जो मर्दा निर्माण होता है। तो इसलिए जो मर्दा निर्माण एक है संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रम है। इसके अंतर्गत है जो असंगठित चट्टानों के अपक्षित होकर मर्दा निर्माण करती है। चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानों का विघटन होता है। उसके अलावा वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवर्ती तथा वितरण का मर्दा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर नदी अधिक चलेगी, तो चट्टानों का अपक्षय है जो अधिक होगा। तो मर्दा का जो वर्षा है वो भी है जो मर्दा निर्माण को प्रभावित करती है। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है और इन प्रक्रियाओं के उपरांत जो मर्दा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। जो मूल पदार्थ होता है, जो मूल पदार्थों में धीरे धीरे मर्दा का संश्लेषण होता है, तो इससे है जो मर्दा के विभिन्न प्रकार के सहस्त्र बनते हैं, मर्दा प्रोफाइल बनती है। बात करें अपन वीवी डोकुचेव को है जो मर्दा विज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि मर्दा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? मर्दा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो मर्दा विज्ञान का जनक कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों वीवी डोकुचेव को। किसको कहते हैं दोस्तों? वीवी डोकुचेव को। मर्दा विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? वीवी डोकुचेव को है जो मर्दा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने है जो मर्दा निर्माण के लिए है पैतृक पदार्थ, जलवायु एवं जीवमंडल को उत्तराधिकारी माना। वीवी डोकुचेव ने मर्दा निर्माण के लिए किसको उत्तराधिकारी माना? एक तो पैतृक पदार्थ, उसके अलावा जलवायु और जीवमंडल को है जो उत्तराधिकारी माना। जैनी 1941 द्वारा इन कारकों को है जो परस्पर संबंधों में एक सूत्र द्वारा है जो व्यक्त किया था। एक जैनी वैज्ञानिक थे, इन्होंने है जो एक सूत्र दिया था कि सॉइल फॉर्मेटेशन है जो मर्दा निर्माण है वो किस पर निर्भर करती है? एक तो बल पर निर्भर करती है, कार्य के आधार पर निर्भर करती है, उसके अलावा है जो स्थलाकृति पर निर्भर करती है, पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है, जीवमंडल पर निर्भर करती है और लास्ट में है जो समय पर है जो निर्भर करती है। इस प्रकार से है जो मर्दा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं। और जो जोफे ने है जो 5 कारकों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक तो सक्रिय कारक और एक होते हैं निष्क्रिय कारक, एक्टिव और पैसिव। और यह है जो अपन कल के क्लास में पढ़ेंगे मर्दा निर्माण के जो सक्रिय कारक कौन कौन से है, निष्क्रिय कारक कौन कौन से है। और कल की क्लास होगी वो अपनी है जो फैक्ट चैप्टर की है जो अंतिम क्लास होने वाली है, क्योंकि अपन है जो कल है जो मर्दा निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।